Hello everyone and welcome back to Hinkhoj Dictionary Vocabulary Series Part 6 Session of Idioms and Phrases। उम्मीद है पार्ट 1 to 5 सबने रेफर कर लिया है और किसी ने भी अगर मिस आउट किया है तो एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग रेफर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 6। सबसे पहले जो आता है वो है बीट द रिकॉर्ड। आज बीट द रिकॉर्ड ये फ्रेज हम कब यूज करेंगे? जब टू डू बेटर देन इवन बिफोर, एवर बिफोर, इवन नहीं एवर बिफोर, जब भी कोई चीज जितने टाइम से हो रही है उससे अधिक अच्छा जब कुछ कोई करता है तब ये फ्रेज यूज होता है। अधिक अच्छा करना, दैट इज बीट द रिकॉर्ड, यानी टू डू समथिंग टू अ हायर और ग्रेटर डिग्री देन द ग्रेटेस्ट एक्सटेंड, राइट? हायर डिग्री पे, ग्रेटर डिग्री पे कोई मुकाम हासिल करना, सारे रिकॉर्ड बीट करके उनसे भी आगे निकल जाना, वो होता है बीट द रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक क्या है? जहाँ पे हर कोई बीट करता है किसी ना किसी का रिकॉर्ड, राइट? एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एरियन क्लिंगटन 17 broke the records of the fastest man in the world, Usain Bolt। एक रनर ने दूसरे एथलीट, एक एथलीट ने दूसरे एथलीट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, टू बीट द रिकॉर्ड। इमेज देख के ही क्लियर हो जाएगा व्हाट डज इट मीन। किसी का भी रिकॉर्ड ब्रेक करना, तोड़ना, आगे बढ़ना, दैट इज बीट द रिकॉर्ड। क्लियर है सबको? यस, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आता है बीट हेलो। बीट हेलो, बीट हॉलो यानी टू बीट थॉरोली एंड कन्विंसिंगली, यानी काफी आसानी से या फिर ऐसा कह सकते काफी पूरी तरह से किसी को पराजित करना, किसी को पराजित करना, किसी को हराना। जैसे आप ये देखिए गेम में क्लियरली मिस्टर ए या बेबी ए ये विनर दिख रहे हैं और इन्होंने गेम को हारा है, लूज किया है, राइट? कैसे हराया है? बहुत ही बड़े रेशियो से कि क्लियर क्लियर मिस्टर बी लूजर है और मिस्टर ए विनर है, उस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। द फाइनल स्कोर वाज 17-1। वाओ, वी रियली बीट दैट टीम हॉलो, यानी स्कोर क्या था? जीतने वाली टीम का 17 और हारने वाली टीम का ओनली 1। तो क्लियर क्लियर विनर पता चल रहा था, उसे कहा जाता है बीट हॉलो। जब आप किसी को पराजित करते हो एक अच्छे स्कोर से और या फिर किसी को बहुत बुरी तरह से और आसानी से हरा देते हो, तब हम कौन सा इडियम एंड फ्रेज उस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? बीट हॉलो। वी रियली बीट दैट टीम हॉलो इंस्टेड ऑफ वी आर द विनर, और कुछ भी हम ये चीज भी वोकैबुलरी के में ऐड करके सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, बीट हॉलो। फिर नेक्स्ट आता है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस यानी प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आनंद से भरपूर। जब भी कोई सिचुएशन अच्छी होती है, आनंद से भरपूर होती है, राइट? कंफर्टेबल है, आपको काफी पसंद आ रही है, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, दैट इज बेड ऑफ रोजेस। एग्जाम्पल लेते हैं, बिफोर कटिंग टाइज विथ माय फैमिली माय लाइफ वाज बेड ऑफ रोजेस बिकॉज माय मॉम डिड एवरीथिंग फॉर मी। देखिए क्या कहा जा रहा है, अपने परिवार से नाता तोड़ने से पहले मेरी जिंदगी गुलाबों से सजी हुई थी। गुलाबों से सजी हुई थी का मतलब क्या है? आनंद से भरपूर थी, आनंद भरा हुआ था, सब कुछ परफेक्ट था, हैप्पी लाइफ थी। ले क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा जो थी, मेरे मॉम जो थी, वो मेरे लिए सब कुछ करते थे, राइट? मेरे मॉम मेरे लिए सब कुछ करते थे, इसीलिए मेरी लाइफ हैप्पी थी। तो बेड ऑफ रोजेस यहाँ पे क्लियरली क्लियरली एक पॉजिटिव फ्रेज है, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा, हैप्पीनेस को दर्शाता है, दैट इज बेड ऑफ रोजेस। अब जो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है वो है बेड ऑफ थ्रोन्स। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। बेड ऑफ रोजेस यानी कंफर्टेबल सिचुएशन है और बेड ऑफ थ्रोन्स यानी एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसे सरवाइव करना काफी मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, राइट? जो कि मुसीबतों, दुख, तकलीफों से भरी हुई है। किससे भरी हुई है? दुख, तकलीफ, दुख, तकलीफ, राइट? सॉरी, तकलीफ का तकलीफ, दुख, तकलीफ, परेशानियां, सारी नेगेटिव
सिंहासनों से भरी हुई है, बेड ऑफ थ्रोन्स। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं क्लियरली, अगर आप रोजेस पे पैर रखेंगे तो आप हैप्पी होंगे, कंफर्टेबल होंगे, खुश फील करेंगे। और वहीं अगर आपने एक उंगली भी रख दी थ्रोन पे तो क्या होगा, दुख पहुंचेगा, तकलीफ होगी, रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, राइट। बेड ऑफ थ्रोन्स, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिया है। देखिए, लाइफ कैन बी, जीवन जो है कैसा हो सकता है, बेड ऑफ रोजेस और थ्रोन्स, या तो खुश होगा या तो कांटों से भरा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बेड ऑफ थ्रोन्स, बेड ऑफ रोजेस और बेड ऑफ थ्रोन्स दोनों लिए हैं हमने इस सेशन में, ताकि आपको समझ में आए, डिफरेंस पता चले, कैसे कौन से सिचुएशन में सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ जाए। क्लियर? यस। नेक्स्ट है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अ पर्सन विथ नो सोर्स। अ पर्सन विथ नो सोर्स यानी ऐसा कोई जिसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, या आप उस चीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो। बिना स्रोत वाला व्यक्ति या अवर्णनीय, आप उसको एक वर्ड में अगर कहे तो अवर्णनीय कह सकते हैं, जिसका आप वर्णन, जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, दे ही नहीं पाओगे। यू विल बी अनएबल टू एक्सप्लेन, कि चीज को मैं एक्सप्लेन करूं तो करूं कैसे, क्या बोलूं, नहीं पता। एग्जाम्पल देखते हैं। माय बॉस's incompetence is astounding. It truly beggars all description. देखिए, वर्णन या व्याख्या करना कठिन या असंभव होना। मेरे बॉस इतने इनकम्पिटेंट है कि अब मैं उनका क्या डिस्क्रिप्शन तो मैं दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उनको कुछ कह के डिस्क्राइब करूं। दैट इज बेगर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है बेल द कैट। बेल द कैट, ये ध्यान से सुनेंगे हम। बेल द कैट यानी यहाँ पे मीनिंग है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी ऐसा कोई काम जो कि जोखम से भरा हो, या फिर किसी भी चीज का जोखम उठाना, राइट। जोखम उठाना का मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है, चूहा दौड़ के जा रहा है बिल्ली के गले में घंटी बांधने, जबकि उसे पता है कि बिल्ली उसे खा सकती है, जोखम से भरा काम है वो। क्लियर आपको करने से पहले ही पता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जान जा सकती है उस सिचुएशन में, या कोई भी नेगेटिव रिप्लिकेशन आ सकता है। दैट इज बेल द कैट। रिस्की काम, पर्सनल रिस्क पे आपको पता है जोखम से भरा है, फिर भी आप उसे करने जा रहे हैं। डेंजरस जॉब, खतरनाक काम करना, आप क्या कह सकते हो उसे, खतरनाक, खतरनाक काम करना, या फिर जो कि डेंजरस है। एग्जाम्पल लेते हैं। Someone has to bell the cat and tell the commissioner that his own started the violence. क्या, किसी को तो बेल द कैट, समवन हैज टू बेल द कैट, किसी को तो कहना पड़ेगा ना, फर्स्ट स्टेप लेके वो रिस्क उठा के कहना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी वायलेंस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कमिश्नर की वजह से हो रही है। अब यहाँ पे वो तो रिस्क है, आज कमिश्नर को जाके बताना कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये जो वायलेंस जो भी यहाँ पे शुरू हुआ है वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, ऐसा जो भी कहने जाएगा उस पे क्या शामिल आएगी। इसीलिए समवन हैज टू बेल द कैट, किसी को तो एक फर्स्ट स्टेप लेके वो रिस्क उठाना पड़ेगा, जोखिम से भरा काम करना पड़ेगा, या फिर एक डेंजरस खतरनाक काम करना पड़ेगा। बेल द कैट। नेक्स्ट आता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए, डेविल एंड द डीप सी यानी बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। वो हिंदी में कहावत है ना, आगे कुआ पीछे खाई, या फिर आगे खाई पीछे कुआ, राइट। इधर गए तो भी मरे, उधर गए तो भी मरे। वैसी सिचुएशन में जब हम लटक रहे हैं तब हम कहेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इन दिस सिचुएशन आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगर इसके फेवर में डिसीजन लिया तो भी मैं गई, उसके फेवर में लिया तो भी मैं गई। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों तरफ से मेरा मरना तो पक्का पक्का है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। आफ्टर 2 of my best friends had a terrible breakup, I have felt like I am between the devil and the deep blue sea. देखिए क्यों, as I have continued being friends with both of them. दो दोस्तों का, 3 जनों का ग्रुप था, 2 दोस्तों का ब्रेकअप हो गया, तो तीसरा क्या कहता है, राइट नाउ उनकी सिचुएशन कैसी है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी।
ना मैं इनको छोड़ सकता हूँ ना मैं उनको छोड़ सकता हूँ। अब अगर मैं इसका साथ देने जाऊंगा तो उसको बुरा लग जाएगा और उसका साथ देने जाऊंगा तो इसको बुरा लग जाएगा। वैसी जब सिचुएशन आती है, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में जब आप होते हो, तब हम क्या कहेंगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। जब भी कोई कठिनाइयां, कठिनों भरी परिस्थिति आती है, तब ऐसा कहा जाता है, राइट। जहां आपको पता ही है कि अगर आपने ये निर्णय लिया तो भी आप फंसने वाले हो, या जो भी आप चयन करोगे मुश्किलों से भरा हुआ होगा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। फिर नेक्स्ट आता है, देखिए बिटवीन क्या है, स्पेल करेंगे पहले। पहले तो इसे क्या कहा जाता है, SCYLLA यानी स्काइला। बिटवीन स्काइला एंड CHARYBDIS, बिटवीन स्काइला और एंड इसे क्या कहते हैं, चारिबिट्स, राइट। बिटवीन स्काइला एंड चारिबिट्स यानी स्काइला का मीनिंग होता है, क्या होता है, दो सर वाला दानव। जिस दानव के दो सर होते हैं वो होता है स्काइला। और चारिबिट्स कौन होता है, सी का जो मॉन्स्टर होता है, राइट। यहाँ पे इमेज से देखिए, सी के जो मॉन्स्टर को हम चारिबिट्स कहेंगे, और जो दो मुंह वाला दानव होता है, दो सर वाला जो दानव होता है उसे स्काइला कहा जाता है। याद रखिए, जब भी बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, जब आप दो कठिन परिस्थिति के बीच में फंसे हुए हैं, तब इसका यूज कर सकते हैं। वहां पे हमने जो पहले सीखा, समझा इससे पहले, वो क्या था, आगे हुआ पीछे खाई, आप कोई भी डिसीजन लो, आपका मरना तो पक्का है। मतलब इधर से भी लो या उधर से भी लो, कोई ना कोई आप दुखी ही होने वाले हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सिचुएशन डिफिकल्ट है, लेकिन सही चयन जो है ऑप्शन का, वो आपको करना है सोच के समझ के। आज आपका वो निर्णय सही भी हो सकता है। आगे खुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन नहीं है ये, राइट। माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में, और ध्यान से समझना है। बिटवीन स्काइला एंड चारिबिट्स, एग्जाम्पल लेते हैं। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, he is truly between Skyla and Chartibus this time, so he had better get some good advice। क्या कहा जा रहा है, इस बार पक्का ये कठिन सिचुएशन में है, दो डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच में फंसा हुआ है, तो अच्छा क्या होगा, वो किसी की एक अच्छी सी एडवाइस ले ले। बेटर गेट सम गुड एडवाइस, किसी की अच्छी राय, ओपिनियन लेके काम करे तो डिसीजन सही आ सकता है, उसके लिए सही होगा। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, राइट, यस। नेक्स्ट आता है बिग गन। बिग गन का मीनिंग क्या होता है, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इन्फ्लुएंशियल पर्सन यानी जिसकी पहुंच काफी ऊपर तक है, इन्फ्लुएंस है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। इसे हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, राइट। या फिर उनके पास इतने बहुत ही अधिक शक्ति या उनका काफी ज्यादा प्रभाव है, ही इज अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बिग गन, बिग शॉट। एग्जाम्पल लेते हैं, he is a big gun at law firm, he wins every court case he gets, he wins every court case he gets। क्या कहा जा रहा है, जो लॉ फर्म है उधर he is a big gun, यानी लॉ फर्म में उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनकी पहुंच हाई लेवल पे है। तो कोर्ट में अगर कोई भी केस हुआ, लाइक ईच एंड एवरी कोर्ट केस वो हमेशा से ही जीतते आ रहे हैं। ऐसा कोई भी केस नहीं है जो वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि ही इज अ बिग गन ऑफ लॉ फर्म, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो लॉ फर्म के। क्लियर है, बिग गन, यस। फिर नेक्स्ट आता है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज क्या होता है, बर्ड ऑफ पैसेज यानी वन हु कम्स ओकेजनली, बर्ड्स ऑफ पैसेज। देखिए ये यहाँ पे बर्ड्स की बात की जा रही है, जो कि यहाँ से वहां मूव होते हैं, एक पर्टिकुलर वेदर या सीजन के बाद अपनी जगह बदल के एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, या फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, इसको माइग्रेटिंग बर्ड्स। एटमॉस्फेयर के हिसाब से माइग्रेटिंग बर्ड्स। ओके, माइग्रेटिंग का स्पेलिंग थोड़ा मेसअप हो गया है, इधर फिर से लिख देते हैं, माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग बर्ड्स, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैरी मूव्स नियरली एवरी ईयर, शी इज अ ट्रू बर्ड ऑफ पैसेज। यहाँ पे लिटरली इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, बर्ड का माइग्रेट होना या फिर ह्यूमन बिहेवियर का, बर्ड का माइग्रेट होना टू ह्यूमन बिहेवियर, राइट। यह वाक्यांश एक प्रवासी पक्षी के
शाब्दिक अर्थ को मानव व्यवहार से स्थानांतरित करता है, राइट। नियरली एवरी ईयर मैरी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है, ओकेजनली वर्ड ऑफ पैसेज। तो ये हमारा आज का सेशन था। आपने उम्मीद है सारे वर्ड अच्छे से समझ लिए होंगे। हमने कंपैरिजन वाले इस बार फ्रेजेस लिए थे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रहे, कैसे यूज करना है समझ आए। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो अब हम फिर मिलेंगे नए सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।